देखिए सर, हम नंबर सिस्टम संख्या सिद्धांत के गाइड बुक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 200 उनको सोल्व कर रहे थे। ई परीक्षा की जो गाइड बुक आपके पास में, उसके अंदर हमारी जो जर्नी थी वो हम 80 क्वेश्चंस तक की जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। प्रश्न संख्या 81 से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करते हैं जहां तक हमारी जर्नी पहुंच सकती है, क्योंकि एक बड़ी जर्नी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब हम कंप्लीट करेंगे तब हमें बहुत अच्छा भी लगेगा कि हमने एक बहुत बड़ी जर्नी को हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 81। सर ये तो देखने पर लग रहा है कि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। गोपाल वेट्स 6 kg लेस देन आमिर। गोपाल वेट्स, गोपाल का जो वेट है, गोपाल वेट्स 6 kg, गोपाल वेट्स 6 kg लेस देन 6 kg लेस देन आमिर एंड द वेट ऑफ गोपी इज 2 kg मोर देन आमिर। तो गोपाल जो है, मैं गोपाल को क्या लिखूं, जीएल लिख दूं गोपाल को। गोपाल वेट 6 kg लेस देन आमिर, आमिर से 6 kg लेस देन है तो आमिर में से 6 माइनस करो। एंड वाइट वेट ऑफ गोपी इज 2 kg मोर देन आमिर। गोपी को जीपी लिख दूं मैं, गोपी, गोपी जीपी इक्वल्स टू 2 kg मोर देन आमिर। If the total weight of three, all three is 137, that is Gopal, Gopi and Amir equals to 137, then find the weight of Amir. गोपाल का जो भार है वो अमीर के भार से 6 किग्रा कम है, यानी कि 6 किलो कम है अमीर से। गोपी का भार आमिर से 2 किग्रा अधिक है, आमिर वाले से 2 किग्रा ज्यादा कर दो। यदि तीनों का भार 137 किग्रा है तो अमीर का भार बता दीजिए। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी यूं ही अभी चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलिए सर, अपनी स्पीड बनाते हैं क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन की। और ये देखिए सर, यहाँ करते हैं क्वेश्चन इसको सोल्व। ओके सर, देखिए सर, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। गोपाल अमीर पे डिपेंड कर रहा है और गोपी भी अमीर पे कर रहा है, तो क्यों ना अमीर को एक्स मान ले। अमीर अगर एक्स अज्यूम कर लेते हैं तो गोपाल कितना हो जाएगा, x-6। एंड आपके पास में अगर मैं गोपी की पूछूं तो गोपी हमारे पास में कितना हो जाएगा, x+2। चलिए गोपाल की जगह गोपाल का वैल्यू लिखते हैं। गोपाल कितना है, x-6 एंड गोपी कितना है, x+2। अमीर हमारे पास में कितना है, x=, कितना 137। जब आपको ब्रैकेट ओपन करोगे तो अब आपको पता भी है सर ब्रैकेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, जितना साइन है वही रहना है। तो प्लस का एक्स, प्लस का एक्स, प्लस का एक्स, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3x। -6 चॉकलेट्स हमारे से चली गई, 2 चॉकलेट्स हमारे पास में आई, तो एक्चुअल में क्या हुआ, 4 चॉकलेट्स का लॉस हो गया। सिंपल सी बात है ना, 4 चॉकलेट्स का लॉस हो गया, तो -4 कर दो, तो 137। 4 जब आपका उधर ट्रांसफर होगा तो इधर कितना आ जाएगा, 3x = 137 + 4, +4 जब भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 141। 141। अब देखिए सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3x = 141 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141/3। 141 में 3 का भाग कर दीजिए, 3 का डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, 47। x की वैल्यू अगर आपके पास में 47 है तो गोपाल की अगर पूछो तो गोपाल का कितना रहेगा वैल्यू, गोपाल का वैल्यू रहेगा 47 - 6, दैट इज 41। और गोपी का कितना रहेगा, 47 + 2, x+2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 49। तो हमें किसका पूछा है सर, हमें पूछा गया अमीर का। और आमिर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 47 या 47 किग्रा। तो आमिर का भार कितना है, 47 किग्रा या 47 किलोग्राम के, किसका रहेगा सर, आमिर का रहेगा आपके पास में। किसका रहेगा, 47 केजी जो है वो हमारे पास में रहेगा सर, आमिर का यहाँ पर वजन या वेट रहेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर ये था 81। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द सम ऑफ 6 डिजिट्स, फाइंड आउट द सम ऑफ 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 32097। डिजिट्स में भी रिपीटेड, डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। सभी अंकों 3 2 0 9 तथा 7 का प्रयोग करके 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो और उनका उसके बाद में क्या बनाओ सर, उनका योग करो, यानी उनका सम करो और अंक दोहराए जा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इससे लार्जेस्ट नंबर बनाता हूँ बड़ी से बड़ी, तो पहले 1 2 3 4 5 6, और अगर इसे स्मॉलेस्ट बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से नंबर्स बनाने हैं तो आप सबको पता है कि सर जब भी आप लार्जेस्ट नंबर लिखते हो, अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखना चाहते हो तो हमेशा सबसे लास्ट में ना, सबसे लास्ट में किसको लिखोगे, अंतिम में सबसे अंत में किसको लिखोगे, स्मॉलेस्ट को। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 2 3 0 2 3, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, 7 9, और अब जगह रहेगी यहाँ पर 9 ही लिख दो। अगर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट, तो 9 7 एंड देन 3, उसके बाद में 2
एंड यहाँ पर जीरो। सर डबल जीरो तो आ नहीं सकता, डबल जीरो थोड़ी आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सर फिर ये जीरो के टू को भी इधर लो, है ना, टू को भी कहाँ लो सर, यहाँ पर लो, 2 0 0 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और डबल जीरो बीच में रह जाएगा। इनका अगर सम करना है, अगर सम करेंगे तो 9 9 6 7 9 और 11, तो 1 1 9 7 1 1 9 7, ये नहीं होगा, ये 1 1 9 7 9 7, देखो तीनों ऑप्शन सेम है। 699 देखिए सर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम से सही आंसर रहेगा। क्योंकि इसमें जब आप प्लस कर रहे हो तो 1197699 रहेगा। ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में 689 या 698 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जब आप सोल्व कर लेते हो लेकिन उसके बाद में भी आपके गलत होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन आपको एकदम से मिले जुले ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना, कंफ्यूजेबल ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि आप जल्दबाजी में थोड़ी सी भी मिस्टेक करके इन क्वेश्चंस को गलत करने के चांसेस रहते हैं। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में रहेगा 83, प्रश्न संख्या 83 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोले तो ग्रेटर टू स्मॉलेर। निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी कि बड़ी से छोटी संख्या की ओर लिखिए, अवरोही क्रम जिसे कहते हैं। सर सबसे पहले अगर बात बताओ, सबसे स्टार्टिंग में कौन आएगा, जो सबसे बड़ा होगा, इसके पास में 40, पहले तो डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इसके पास में 6 डिजिट है ना, इसके पास में 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, सर सबके पास में 6 डिजिट, ठीक है। 40 है, 42 एंड 40, तो सबसे सबसे बड़ा से बड़ा कौन है सर, 42300, पता कर लो, इसमें नहीं है, 423001, ये दो, तो ये दो तो कट हो गए ना आपके, ए और बी, तो ए और डी तो कट हो गए। अब देखिए सर इसके बाद में कौन आएगा, 0233, तो सर उसके बाद में तो 33 का नंबर है, तो यहाँ पर देख लीजिए सर 33, और ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आंसर, इसका राइट आंसर बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, आरोही अवरोही, बढ़ता क्रम घटता क्रम, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए सर। 84 क्या कहता है हमसे, द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए सर, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताओ। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं, और प्राकृत संख्याओं का भी क्या चाहिए सर, गुणनफल, और उस गुणनफल में भी क्या चाहिए सर, इकाई का अंक चाहिए। याद करो ऐसे क्वेश्चन जब आपने यूनिट डिजिट वाले पढ़े थे, एग्जाम्पल पढ़े थे नोट्स में, तब आपने उसमें पूरा मल्टीप्लाई थोड़ी किया था, नहीं किया था ना, बस यहाँ भी नहीं करेंगे। पहले तो देखो प्रथम 9 प्राकृत संख्या, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो दैट इज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई 9, ये तो होती है। चलिए इनका आपको यूनिट डिजिट बताना है, कौन सा बताना है सर, जब इनका प्रोडक्ट आएगा पूरा, उस प्रोडक्ट का कौन सा डिजिट बताना है, केवल उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई का अंक बताना है। 1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 से करोगे तो 6, 6 को 4 से करोगे तो 24। अब 24 पूरा नहीं लेंगे, केवल 4 लेंगे, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, इकाई का अंक चाहिए। 4 को 5 से करोगे तो 20, जीरो आ गया। अब जीरो के बाद में तो सबका पता है आपको, जीरो ही रहना है, चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो को चाहे कहीं मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना रहना है, जीरो। अगर एक बार जीरो मिल गया ना, तो फिर यूनिट डिजिट में जीरो ही रहना है, उसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको एक बार जीरो मिल गया, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अरे क्यों करना है पूरा मल्टीप्लाई, जब आपको यूनिट डिजिट ही चाहिए, जब आपको इकाई का अंक चाहिए, तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, वहां कौन सा आपको नंबर देगा पूरा मल्टीप्लाई करने का, कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा है, अगर केवल इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो हम केवल यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई के अंक को ही गुणा करते जाएंगे। हमें पता चला कि एक जगह जीरो मिल गया, अब जब जीरो आ गया तो फिर तो चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही रहना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अन्यथा क्या करते हैं, हम केवल यूनिट डिजिट को लेते हैं, जैसे जैसे 24 में 24 का पूरा नहीं लिया, केवल 4 लिया, फिर 4 से 20 बना तो 20 नहीं लिया, जीरो लिया, क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, तो हम भी केवल इकाई के अंक को यूज करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे। जब आपने नोट्स पढ़े होंगे, जब आपने इसकी क्लासेस देखी होगी नंबर सिस्टम की, तो हमने इसी तरह से उन क्वेश्चंस को किया किया था, हमने 2 या 3 क्वेश्चंस किए थे, केवल यूनिट डिजिट को यूज करते हैं जब हमें इकाई का अंक ही पता करना होता है। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 टू 80, 51 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो। अगर मैं 51 टू 80 के बीच में अगर प्राइम नंबर्स देखूं, तो कौन कौन सी है, 53
59, 53, 59, 61, 67 और उसके अलावा अगर हम देखें तो 71, 73 एंड 79, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी सर 3 एंड 7, तो आपके पास में कितनी हो जाएगी सर टोटल, ऐसी 7 टोटल नंबर्स प्राइम नंबर्स है जो 51 टू 80 है, यानी 51 से लेकर 80 के बीच में, 51 से लेकर 80 के बीच में टोटल 53 एंड 53, 57 नहीं होती भाई, 57 नहीं होती। बहुत इस बात का बहुत कंफ्यूजन होते हैं, मैं आज अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि 57 नहीं होता, क्योंकि 57 19 3 या 57 होता है, तो डिवाइड हो गया ना, प्राइम नंबर थोड़ी रही। एक 87 को भी ध्यान रखना है, 87 29 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 87 और 57 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कहा था 1 टू 100 तक की प्राइम नंबर्स याद रखा करो, है ना। 57 और 87 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि 57 में 19 का डिवाइड हो जाता है और 87 में 87 में 29 या 29 का भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना टोटल 7 नंबर्स ही होती है हमारी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री नंबर्स 22, 78 एंड 99, 22, 78 तथा 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो ऑल आर प्राइम नंबर्स, क्या सभी अभाज्य संख्या है, सर कहाँ दिख रही है अभाज्य संख्या, 78 और 99, 22 तीनों ही अभाज्य संख्या नहीं है, तीनों ही कंपोजिट है, कट करो। ऑल आर इवन नंबर्स, नहीं सर 99 कहाँ इवन नंबर है, क्या सम संख्या है, नहीं सर गलत बात है। ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 11, सर मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 के गुणज, सर 22 में तो 11 का डिवाइड होगा, 99 में भी होगा, सर 78 में कहां से डिवाइड करोगे, तो ये तो नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो, नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है, इसे भी हटा दो। सर ये भी हमारे पास में इसका भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, सभी भाज्य संख्या है, हाँ सर ये बात सही है, 22 भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, 78 भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है, 99 भी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। और आप सबको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 22 है, तो इसमें 1 और 22 के अलावा अगर किसी भी एक भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा ना, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगी। आपको पता है इसको तो बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, 2 है, 11 है ना। तो आपको क्या है कि अगर सिंगल नंबर भी मिल जाए ना, 1 एंड इटसेल्फ, एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी अन्य नंबर ऐसा मिल जाए कि जो इसको डिवाइड करता हो, तो वो कंपोजिट कहलाती है, और नहीं मिले तो वो प्राइम कहलाती है। तो सभी संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, भाज्य संख्याएं। देखो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे को लगता है कि अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, हम इतना सब कुछ पढ़ना जरूरी है कि अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए, है ना, तो हमें वहां पे ये नहीं सोचना पड़ेगा नहीं सर ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, है ना। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्यों करते हैं, ताकि हमें हर टाइप के पैटर्न्स आपके माइंड में रहे, और आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको वहां पे ये नहीं लगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 83 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, ये आपको ज्यादा सोल्व करना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कुछ एक नया क्वेश्चन आपको मिला है। तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:3, टू नंबर्स का रेशियो 4:3 है। इफ देयर प्रोडक्ट इज 432, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, हमें उसका डिफरेंस बताना है। दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में, उनका गुणनफल सर 432 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात, दोनों संख्याओं का क्या बताओ सर, अंतर बताओ। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कभी आपको रेशियो फॉर्म अगर में अगर देखना हो, अगर मान लीजिए नंबर्स आपको रेशियो में दी हुई है, अनुपात में दी हुई है, तो आप उनको क्या कर सकते हो सर, आप उनके साथ में अक्स अज्यूम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अक्स अज्यूम कर सकते हो। इसका मीन्स कि दोनों नंबर्स को मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों नंबर्स आपकी, एक तो 4 अगर 3 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ये 4:3 नहीं, एक तो नंबर 4x है और एक नंबर आपके पास में 3x है। ओके, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, हमें इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, मीन्स की 4x और 3x को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आएगा आपके पास में, 432, 432 आएगा। तो ये लीजिए सर 432 आ गया। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 को मल्टीप्लाई करेगा 12, अक्स और अक्स आपस में मल्टीप्लाई बना के क्या बनाएंगे, अक्स स्क्वायर, और आंसर कितना आ गया 432। ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो अक्स स्क्वायर 432 को 12 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड करेगा तो 12 3 जा 36, पीछे रहेगा दैट इज 7 और 72, और 12 6 जा 72, तो 36 बनेगा। अब आप एक बात बताइए, अक्स स्क्वायर की अगर आपके पास में वैल्यू अगर 36 है, अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है, जब इसका स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या बनेगा, अंडर रूट, और 36 किसका अंडर रूट होता है सर, 6 का। तो ये आपका अक्स की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास में 6 है। तो दोनों नंबर आप बता सकते हो कि 4x कितना हो जाएगा, 4 × 6 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, और 3x की अगर मैं बात करूँ तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हमें पूछा कि सर इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का अंतर बताओ। अगर इनका दोनों का माइनस करते हो तो 24 - 18 आपके पास में कितना रहेगा,
आपको कहे सर ये तो हमारे पास में 6 रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आपके पास में आंसर रहेगा। दोनों का अगर आप अंतर करते हो, डिफरेंस करते हो तो 6 रहेगा। कुछ नहीं किया, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन था। रेशियो आपको गिवन था तो एक नंबर 4x हो गई, एक नंबर आपके पास में 3x हो गई, 4x और 3x हो गई। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रोडक्ट या गुणनफल कितना 432 432 है। हमने यहाँ पर बहुत आसानी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 12x²। 12 को डिवाइड कर दिया, 36 रही x² की वैल्यू। अगर x² आपका 36 है तो x कितना होगा, एक पिछली बात है, स्क्वायर के अंडर बनाएगा तो 6 आएगा। x की वैल्यू 6 है तो दोनों आपके पास नंबर आ गए, दोनों नंबर का डिफरेंस या अंतर पता करना था, माइनस किया तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा 6 आपके पास में आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, the difference between the largest 6-digit number and the smallest and the largest 6-digit number and the smallest number that can be formed from all the digits 0 4 6 and 8 digits may be repeated। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी, अगर नहीं लिखा हो तो इसी की होगी ना। तो जो सभी 0 4 6 तथा 8 से बनाई जा सकती है, अंतर बताइए। अगर मैं सबसे पहले इसकी लार्जेस्ट बनाऊं और उसके बाद में इसकी अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊं तो आप देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले अगर लार्जेस्ट बनाने हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ रहेंगे, सबसे लास्ट में रहेंगे 0 4 6 8 और इसके बाद में 8। कितनी बार दोहरा सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि 2 ही बार दोहरा सकते हो, यहाँ लिखा हुआ कितनी भी बार आप दोहरा सकते हो, रिपीट कितनी टाइम्स भी कर सकते हो, 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम जितनी आपकी मर्जी हो, है ना। अगर 2 टाइम्स वाला लिखा होता है क्वेश्चन आया था तो हम ओनली 2 टाइम्स ही कर पाते। अगर स्मॉलेस्ट बनानी हो तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 8 6 4 0 0 0, नहीं सर 0 0 0 पॉसिबल नहीं है, तो 4 को सबसे पहले लेके आओ, तो 4 बाकी सभी जगह क्या लिख दो 0 0 0। डिफरेंस या माइनस करना है तो चलिए सर माइनस करते हैं। इसमें करेंगे तो ये 3 और ये 10, 10 माइनस 2 तो 8, 8 माइनस 10 माइनस 8 तो 2, यहाँ करेंगे तो ये 5 और ये हमारे पास 13। 13 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आप कितना बचाओगे सर 7, यहाँ 5 8 8 और ये 4, आंसर कितना आ गया 488573, 488572, 488572, 488 572 इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आप बार बार करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी हैबिचुअल हो जाते हो उस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन इजी है, नो नो इश्यू, इस बात की यहाँ पे कोई ये बात सही है कि क्वेश्चन इजी है, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सोल्व भी जल्दी होगा, लेकिन इसके अंदर कंफ्यूजन जो आपको जो थोड़ा बहुत माइंड में रह जाता है कि क्या करें, तो वो कब हो गया जब ऐसे क्वेश्चंस बार बार आप सोल्व कर लेते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप के इसको भी एक बार स्टार लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 2-3 बार सोल्व करोगे ना तो ये जो कैसे इसका नंबर बनाना है, किसको किधर रखना है, किसको किधर रखना, तो आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा और इसके लिए फिर आप और ज्यादा इसके फेमिलियर हो जाओगे और क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 दिखा देंगे, कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ गया 6। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 87 88 हमारा कंप्लीट है। 89 को देखिए सर, ये तो फिर से एक छोटा क्वेश्चन आ गया, छोटा क्वेश्चन आ गया ना। Which of the following set of numbers is going from larger to smaller, larger to smaller यानी कि larger to smaller जाना है, संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले जाना चाहिए सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। देखो 81, देखो पहले तो डिजिट्स देख लो, सभी में 5 डिजिट्स है ना, देखने पर सर सबके पास में 5 डिजिट है, 5 अंक है। ठीक है, 81 16 82 63, नहीं नहीं सर गलत बात, 16 63 82 नहीं, ये भी सही नहीं है। 81 82 नहीं, पहले 82 आना चाहिए था, तो 82 81 63 16, ये सर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। जो आपका ग्रेटर टू स्मॉलर है, जो आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हमने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से आते होंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं वापस से थोड़ा सा उसको टाइम देकर ज्यादा समझाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा छोटे क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा टाइम हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी खुद भी सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 80, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। 70 तथा 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो पहले तो ये देखो कि 70 और 80 के बीच की प्राइम नंबर्स कौन कौन सी है, तो आप कहोगे एक तो सर 71 है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा 73, और इसके अलावा कौन सा सर 79 है। चलिए प्लस कीजिए, 9 एंड दैट इज 13, 1 कैरी रहेगा, 21 एंड दैट इज 22, तो 223, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, दैट इज 223 और 223 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार सोल्व करना है, क्योंकि तब जाकर इसका थोड़ा पैटर्न आपको याद हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स
ऑफ टू एडल्ट्स इज 770। पहला पॉइंट तो देखो सर, एडल्ट्स क्या होते हैं, वो जो 18 प्लस जिनकी ईयर होती है, जिनकी ईयर कितनी होती है 18 प्लस होती है, 18 18 और मोर देन 18, वो क्या होते हैं एडल्ट्स होते हैं। अब आपके पास में 2 एडल्ट्स है, यानी कि 2 पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पर्सन है और ये 2 पर्सन, इनकी जो एज है ना वो 18 प्लस है, 18 से ज्यादा है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट कर देना इनकी एजेस का, तो आपको कितना मिलेगा सर 770 मिलेगा। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का सम करो। दो बालिग, बालिग कौन होते हैं जो 18 साल से अधिक के होते हैं, 18 या उससे अधिक के, आयु वर्षों में का गुणनफल कितना 770 है, इनकी आयु का योगफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए सर, योगफल बता दीजिए। हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी एज एक्स है और इसकी एज कितनी है सर, वाई है। अब देखिए सर, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको कितना मिलेगा 770, और फिर आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई को प्लस करने पर आपको कितना मिलेगा। इसका मीन्स कि सर ये हमें पूछ रहा है कि ऐसे दो नंबर्स आप बता दीजिए, है ना, वो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कितना है 770 आए, और दोनों नंबर की कंडीशन है, दोनों नंबर क्या होने चाहिए 18 और मोर देन 18 होने चाहिए, या तो 18 हो या मोर देन 18 हो, ये नंबर्स होने चाहिए, और इनका जब मल्टीप्लाई करते हो तो 770 आना चाहिए। जब भी मल्टीप्लाई दिया हो किसी नंबर्स का और आपको टू नंबर्स में उसको डिवाइड करना हो, अब सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो कि सर 770 को दो ऐसे टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि उनको वापस मल्टीप्लाई करने पर 770 बने। तो सबसे पहले क्या करना है, 770 का एलसीएम कर दीजिए उस नंबर का। तो एलसीएम करोगे, 2 का करोगे 3 और 8, यहाँ पे आएगा 5, 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 35 3 और 5 7 जा 35, 7 का डिवाइड करोगे तो 11 और 11 का डिवाइड करोगे तो 1। इसका मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये इसके क्या हो गए सर, फैक्टर्स हमने इसके कर लिए। सिंपल सी बात है कि इसको 2 फैक्टर्स करने, ऐसा भी कह सकते हो कि सर 770 के 2 फैक्टर्स इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 770 बनता हो। हमें वो दोनों नंबर यहाँ से पता करने, और बहुत ही आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको बना सकते हैं। अब केवल यहाँ से आपको 2 पार्ट से बनाने, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाता हूँ 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाता हूँ 77, आपको सर आंसर तो 770 आएगा, लेकिन ये आपको फॉलो, ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, 18 प्लस होना चाहिए था, नहीं। और बताइए, मैं एक काम करता हूँ, 2 को तो 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में कि 2 को आप किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो 14 रह जाएगा। तो 2 को 11 से करोगे तो 22, और फिर जो 5 और 7 मल्टीप्लाई करके बना देंगे 35। ये लीजिए सर, दोनों 18 प्लस भी हो गए और मल्टीप्लाई भी कितना है 770 है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसी बॉक्स में से लिए इन दोनों नंबर्स को, तो आपका ऑब्वियसली 770 रहना ही है नंबर। इसका मीन्स कि सर दोनों की एज कितनी है, एक तो आपके पास में 22 है और एक आपके पास में 35 है। दोनों को प्लस करने पर कितना बनेगा सर, आपके पास में 57 या 57 आपके पास में क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा सर, आपका राइट आंसर कितना रहेगा 57, या इसका 57 इसका राइट आंसर रहेगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, केवल आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो मल्टीपल्स दिए हुए, इसलिए इसके फैक्टर्स पता करो। हमने 770 का एलसीएम किया, 770 का लेस से किया, पहले इसका नंबर का जो आपको गिवन नंबर उसका एलसीएम किया, उसके फिर 2 इस टाइप के फैक्टर्स निकाले कि उनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर बन जाए, और कंडीशन ये थी कि 18 प्लस भी होने चाहिए, है ना, 18 प्लस भी होने चाहिए, लिखा हुआ नहीं लेकिन एडल्ट इसीलिए लिखा हुआ वर्ड कि वो 18 प्लस होने चाहिए। ठीक, हमने पता किया कि सर 10 यूज किया लेकिन वो नहीं हो सकता, तो फिर हमने देखा कि 2 को 11 से कर दे, 7 को 5 से कर दे, तो दोनों 18 प्लस भी हो गए और मल्टीप्लाई भी 770 है। तो इस तरह से हमारा फिर इनको प्लस करने पर कितना रहेगा 57 या 57 इसका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, तो इसको 2 या 3 टाइम्स इसको सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपकी थिंकिंग लेवल अच्छी होनी जरूरी है। थिंकिंग लेवल अच्छी क्यों होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी इसके लिए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए इसकी जगह कौन सा नंबर रखें, इसकी जगह कौन सा नंबर रखें, और इसके लिए आपको केवल और केवल ऑप्शंस का यूज करना होता है, तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए सर, मैं अगर इधर लिखना चाहूँ इसको, तो एक स्पेस तो मेरे पास जैसे यहाँ पर स्पेस है, यहाँ उसके बाद में 2 है, फिर स्पेस है और उसके बाद में 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ मेरे को एक स्पेस दी हुआ है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक 7 दिया हुआ है। नीचे आपको प्लस किया हुआ है ना, योगफल दिया हुआ है, देखो सम दिया हुआ ना, प्लस का मतलब प्लस है, नीचे 8 1 5 और 5। अब हमें केवल ये बताना है कि ऑप्शंस में से नंबर चूज करो और फिर इसका आंसर निकालो। देखो सर, सबसे पहले अगर आप इसको प्लस करते हो 8 एंड 7 को, तो कितना बनेगा 15, मतलब कि 1 क्या रहेगा आपका कैरी रहेगा। अब देखिए सर, यहाँ क्या सर आपके पास में ऐसा कुछ है ना, मतलब कि आप इनमें से ही यहाँ पर कोई ना कोई आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पर इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हो। 3 तो पहले से आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1 आपका फिर से प्लस होगा, तो 3 और 1 प्लस होकर कितना बना देगा 4 बना देगा।
अब मुझे बताइए कि 4 आपके पास आ चुका है और आपको टोटल कितना बनाना है सर? 5 बनाना है। टोटल कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है सर? या तो ऑप्शन 3 का है, या ऑप्शन 1 का है, या ऑप्शन 1 है, या ऑप्शन 3 है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ इसकी जगह 1 लेता हूँ, तो आप कहोगे सर 1 से 5 बन जाएगा, लेकिन मैं अगर 3 लूंगा तो कितना बनेगा? 7। नहीं सर, 7 वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 1 लिखना होगा, तब जाकर मेरा 5 बनेगा। मतलब कि 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। अब देखिए सर, ये तो हो चुका, कोई कैरी गई आगे? नहीं सर, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो चुका। अब ये बताइए कि 2 मेरे पास पहले से है और 2 से मुझे 1 बनाना है। एक बात बताइए कि आप 2 पे खड़े हो और आपको 2 से 1 बनाना है, पीछे तो जा नहीं सकते, तो 1 कहाँ बनेगा सर? 11 पे बनेगा। अब 1 कहाँ पर बनेगा? 11 पे बनेगा। मुझे एक बात बताओ, आपके पास में 2 रुपीज है और आपको इस तरह से रुपीज बनाना है कि उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए, यानी उसके लास्ट में 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 से पीछे तो जा नहीं सकते, और आगे 1 कहाँ पर आएगा? 11 पे आएगा। मतलब कि यहाँ पर मुझे 9 प्लस करना होगा। देख लो, चाहे 9 रखने पर आएगा, 3 रखने पर यहाँ पर 1 नहीं बनेगा नीचे, क्योंकि प्लस करना है ना, क्योंकि 2 और 3 तो 5 हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। यहाँ 9 आएगा और 11 बनेगा, 1 ऊपर कैरी आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जब 3 रखोगे तो 3 और 4 एंड 7 और 1 8 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए भी आप स्टार कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी हो, वो आपकी बिल्ड हो और अच्छी बने, ताकि आप इस ऐसे क्वेश्चंस और जल्दी सोल्व कर पाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, आपको सब कुछ आंसर ऑप्शंस में दिया होता है। पूरा आपको कुछ भी नहीं है करना, सारा आंसर आपको पहले से ही दिया, बस आपको तो चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है। इसे आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर केवल डेटा को एनालिसिस करना है। जैसे आपको चैप्टर ना डेटा एनालिसिस, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको केवल डेटा, जो गिवन डेटा उनको केवल एनालिसिस करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93 को देखिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 33 एंड 97? सर फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। 33 तथा 97 के लिए कौन सा कथन सत्य है? बोथ आर प्राइम नंबर्स। सर क्या प्राइम नंबर है 33 और 97? सर दोनों ही नहीं है प्राइम नंबर। सर दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, ना तो 37 प्राइम नंबर है और ना ही आपका देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमारा यहाँ आंसर तो सही है, लेकिन हमने जो 9 लिखा है ना, वो 9 इसकी जगह आना चाहिए था, इस बॉक्स की जगह। तो बॉक्स हमारा कहाँ पर है? ये है 9 बॉक्स, ये वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी इस तरह का ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जल्दबाजी में आपका आंसर गलती नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करिएगा। चलिए, आपको ये भी पता चल गया कि एग्जाम में ऐसी गलतियां भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, सर से भी एक बार गलती हो गई थी, हमें भी बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर 9, तो ये 9 रहेगा और ये आपका 3 रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो, हमने आंसर सारा का सब कुछ सही निकाल लिया ना, फिर भी हमारी गलती कैसी थी? थोड़ी सी जल्दबाजी से। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपकी क्लास है, एग्जाम में इस तरह की गलती मत करना। तो इसलिए ध्यान रखना कि एग्जाम में कर रहे हो तो एक बार वापस से चेक कर लेना क्वेश्चन को, है ना। वहाँ यहाँ तो अपने पास मौका था, हमने वापस देख लिया। वहां आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जो गोला भरते हो उससे पहले एक बार वापस नजर डाल लेना कि मैं कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ ना, कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर तो नहीं है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देखते हैं। 33 97 के लिए देखिए सर, दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, गलत बात है। को प्राइम नंबर्स, क्या सर सहभाज्य संख्या है? देखो सर, 33 और 97 क्या कोई नंबर है जो इनको दोनों को डिवाइड करेगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका तो 3 और 11 होता है ना। 1 3 11 इसको डिवाइड कर सकते हैं। 97 की अगर बात करें हम, तो 97 जो होता है सर, वो तो प्राइम नंबर होता है। 97 तो आपका क्या होता है सर? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है ना। तो इसमें तो 1 और 97 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि 97 तो एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। 97 तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, तो 1 और 97 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। नहीं सर, इन दोनों में केवल कॉमन ओनली 1 आ रहा है। कौन हो रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 11, दोनों 11 के गुणज है? नहीं सर। दोनों सम संख्या है, इवन नंबर है? नहीं। दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना, वो 1 ही है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 97 एक प्राइम नंबर है, 97 एक अभाज्य संख्या है, के अलावा किसी का डिवाइड हो ही नहीं सकता। 1 और 97 के अलावा किसी का डिवाइड हो ही नहीं सकता। 33 में, हाँ 33 में 11 का डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, तो इसका ये प्राइम नंबर नहीं है। और 33 खुद का भी तो हो रहा है ना इसमें, तो ये आपकी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 97 प्राइम नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगी सर? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रश्न संख्या 94 को देखिए सर, एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 94 पे। मैंने उस पर लगवा देखे स्टार, 92 पे स्टार लगवा दिया।
और 94 पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं किए हैं, हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, और शायद इसके आगे के 2 या 3 क्वेश्चंस कंटिन्यू इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपका पैटर्न भी थोड़ा सा अच्छा बिल्ड हो जाएगा इसके लिए। देखिए सर, आपके पास में एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ना, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ ना, और फिर क्या करा है कि ये 88 से डिविजिबल है, 88 से भाज्य है ना, विभाज्य है 88 से, और एक नंबर दिया हुआ है, और फिर कहता है कि 7x - 2y की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर आपको y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको 7 और x - 2y का वैल्यू मिलेगा। पहले तो मैं नंबर लिखता हूँ, 6 7 1 2 7 y, उसके बाद में 7 6 x and 2, और ये नंबर डिविजिबल बाय किससे, 88 से, ये क्या सर डिवाइड है। ध्यान रखिएगा, पहली बार जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा शायद आपको पूरा समझ में नहीं आए, कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कुछ को थोड़ा सा कम आएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो नेक्स्ट वाला भी नहीं समझ में आएगा। अब देखो सर, मुझे नंबर दिया हुआ, एक इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ जिसमें दो जगह मेरे पास खाली है, 2 स्पेसेस दिए हुए, एक तो y की और एक x की। ये पूछा है कि x और y की जगह कौन सा नंबर रखूं मैं कि ये नंबर 88 से डिविजिबल हो जाए, 88 से भाज्य हो जाए। अब आपको सर 88 की टेबल आती नहीं, कोई बात नहीं, 88 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 8 और 11 में डिवाइड कर लो। भाई 8 × 11 में तो 88 होता है, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि पहले मैं 8 का डिवाइड करके देख लूं और 11 का डिवाइड रूल देख लूं। 8 का रूल आपको पता है, 11 का रूल आपको पता है, वो इसमें यूज करके देख लीजिए, अगर दोनों अप्लाई होते हैं तो दोनों से आप नंबर निकाल सकते हो। सर रूल ऑफ 8 क्या कहता है, रूल ऑफ 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स आप इससे एक नंबर बनाओ, लास्ट के 3 डिजिट से एक नंबर बनाओ। तो मैंने एक नंबर बना दिया 6x और 2, इसको आप 8 से डिवाइड करो, इसको आप क्या कर दो सर 8 से डिवाइड कर दो, बस ये तो था रूल ऑफ 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो। अब एक बात बताइए कि ये जो आपके पास में जो अक्स है, इस अक्स की जगह क्या क्या आ सकते हैं, कितने डिजिट आपके पास में अक्स की जगह, अक्स के पास ओनली वन प्लेस ही तो है, केवल एक ही तो जगह अक्स के पास में। मुझे एक बात बताइए, ये मान लीजिए आपके पास में 3 सीट्स है, टोटल 3 सीट्स है ना, एक तो 6 की, एक अक्स की, एक 2 की। अक्स के पास में कितनी सीट है, ओनली 1 सीट है। अब अक्स की जगह अगर मैं डिजिट्स लिखना चाहूं तो कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती है सर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। क्या यहाँ पर 10 आ सकता है सर, 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, दो आपको 2 सीट चाहिए, लेकिन इसके पास तो एक सीट है। इसका मतलब 0 to 9 तक की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की अंक आ सकते हैं। अब देखिए सर, हमें एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा। सबसे पहले मैं इसकी जगह 0 लिखता हूँ, तो 0 और 2 लिखा मैंने, है ना, ये मैंने 8 का डिवाइड किया, करके देखिए सर डिवाइड होता है क्या। अगर हम बात करें तो 8 7 से 56, माइनस करेंगे तो 4 और 42, और अगर मैं 8 7 से कितना होता है 56 एंड 42 आ जाएगा। 42 की अगर हम बात करें तो 8 5 से कितना होता है सर हमारे पास में 40, 8 5 से हमारे पास में कितना होता है सर यहाँ पर, 8 5 से हमारे पास कितना होता है सर यहाँ पर 40 होता है। ठीक है सर, 8 5 से हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सर यहाँ पर 2 पीछे रह गया ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं माना, नहीं सर जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता, इसकी जगह वन वन लिख के देखो तो, अगर वन लिखता तो वही 8 7 से 56 ही होता, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाता 5 आ जाता, तो यहाँ पर 52। अब देखिए सर 52 की बात करें तो 8 8 8 या 46, 8 6 या 48, 8 6 कितना होता है हमारे पास में 48 होता है। 48 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर 4, अभी भी सर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो सर इसके बाद में एक और आगे लो, 0 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, 2 लेके देखो सर, अगर 2 लेंगे तो 2, देखो ऐसे क्वेश्चन मेनली क्या होते हैं कि एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो इनका यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे आप थोड़ा सा क्या होगा, डिवाइड आपका थोड़ा सा तेज होगा तो आप जल्दी कर लोगे। अगर यहाँ करें तो सर वही सेम रहेगा, 8 7 से 56 होगा, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 22। सर क्या 22 में 8 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद में डिवाइड करने की आपको सर एक सेकेंड, यहाँ पर किया तो हमने कितना किया 62 में से अगर 56 अगर माइनस करें तो 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, तो कितना बनेगा 62। 62 में डिवाइड नहीं होता क्योंकि 62 8 की टेबल में कहीं नहीं आता, 62 8 की टेबल में नहीं आता ना, तो इसमें भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 3 लेके देखो, तो ये तो हमारा 10 हो गया। अब हम एक बार करते हैं 3 लेके देखते हैं इसकी जगह, है ना, इसकी जगह क्या लेके देखते हैं 3 लेके देखते हैं। देखो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको टाइम देना ही होगा, हमें टाइम नहीं देंगे तो जल्दबाजी में गलती कर देंगे। यहाँ पर करेंगे 8 7 या 56, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपके पास में 7 और 72। सर 8 72 आता है, 8 9 से 72, ये कितना आता है 72, और ये आपका 0 आ जाएगा। देखो सर
3 वो आपका राइट आंसर है, जहां पर आपसे को सबसे पहले ये नंबर मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि अक्स की वैल्यू 3 रहेगी। देखो स्मॉलेस्ट लेना है, इसके बाद में चाहे कोई सा भी हो, हमें यूज नहीं करना है, हमें जहां मिल जाता है वहीं रुक जाएंगे। इसका मतलब अक्स की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 8 का रूल तो कंप्लीट हो चुका है, अब 11 के रूल से y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अभी देखना, 6 7 1 2 7 y 7 6, ये कितना मिला हमें, 3, अक्स की जगह 3 और ये 2। अब देखिए सर 11 का रूल क्या कहता है कि आप एक नंबर छोड़ के एक नंबर सबको प्लस कर लो, ये तो कहता है ना, और उसके बाद में उन सबको क्या करो, माइनस करो। उन सबको क्या करो सर, माइनस करो। या तो नंबर कितना बनाए, 0 बने ऑब्वियसली, या फिर क्या बने कि सर ऐसा नंबर बने कि जिसमें 11 का डिवाइड हो। लेकिन जब भी माइनस प्लस करते हो उस समय 0 बनाओ, अगर आपको नंबर फाइंड आउट करना है तो आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। देखिए सर इन सबको प्लस करते हैं, ऊपर वालों को करते हैं, तो 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 7 एंड प्लस 3। और इसमें से माइनस किसको करना है हमें, माइनस जो करना है वो करना है सर 7 प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 प्लस 2। देखो ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है ना, ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि छोटा नंबर आता है, जैसे 2 या 4, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर हो, 4 अंकों का संख्या हो, तो जल्दी कर पाओगे। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी नंबर है, लेकिन जब आप बड़ी नंबर के साथ में ज्यादा डिजिट्स के साथ में आप अगर सोल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आप छोटी डिजिट्स के साथ में, कम डिजिट्स के साथ में करोगे तो उसके और ज्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए सर 6 एंड 7, 7 एंड 7 14, 21, 21 एंड 3 दैट इज 24, माइनस करो। 7 और 2 14, 14 एंड 6 दैट इज 20, 20 एंड दैट इज 22, और 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। अब एक बात बताइए, हमें 11 का रूल हमने क्या देखा था कि या तो 0 आए माइनस करने पर, या फिर कोई ऐसा नंबर बने कि जिसके अंदर 11 का डिवाइड आए। और मेनली जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होता है ना, तब 0 बना दिया करो, तब क्या बना दिया करो, 0। अब मुझे एक बात बताओ, इसका 0 आंसर कब आएगा, इसका 0 आंसर कब आएगा, 24 में से क्या माइनस करूं कि 0 आए, तो सर 24 में से 24 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0 बनेगा ना। 11 का रूल अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर 22 में कितना प्लस करूं कि 24 बन जाए, तो आप कहोगे सर 2, और इसकी जगह रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, 88 का डिवाइड करना था, सबसे पहले 8 और 11 में इसको ब्रेक कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब रूल ऑफ 8 क्या कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट लो, 1 10 और 100 को इकाई दहाई तथा सैकड़ा को लो, उससे एक नंबर बनाओ, उसमें 8 का डिवाइड करो। हमें पता चला कि अक्स के पास में ओनली 1 प्लेस है, तो उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट आ सकती है। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, 0 से नहीं मिला, 1 से नहीं मिला, 2 से नहीं मिला, 3 से हमें पता चला कि सर 3 रखने पर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अक्स की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। अब चलते हैं रूल ऑफ 11। रूल 11 क्या कहता है, एक नंबर छोड़कर एक नंबर प्लस करो और उसका फिर माइनस करो, और जब भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो याद रखना आपको माइनस करने पर कितना आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए, या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो आपका 11 से डिविजिबल हो। तो मेनली आप 0 निकाल लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट हो। हमने देखा कि सर 24 में से क्या माइनस करें कि 0 आए, तो 24 माइनस करना पड़ेगा। 22 आपके पास में पहले से है, तो y की जगह जैसे 2 रखेंगे हम, तो आंसर मिल जाएगा 24, और 24 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए सर आपको अक्स और y की वैल्यू मिल चुकी है। अक्स की वैल्यू कितनी मिली सर आपको 3, y की वैल्यू कितनी मिली 2। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 7x माइनस 2y। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7x माइनस 2y। अब देखिए सर अगर मैं यहाँ पर 7x मल्टीप्लाई है ना, कितना आएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया 7 3 21, 2 2 4, माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 17। आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर, इसका 17 रहेगा, 17 इसका आंसर रहेगा। एक सेकेंड, शायद इसका 17 इसका आंसर रहेगा। 21 माइनस, एक सेकंड, यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास में 2 आई क्या, y की वैल्यू अगर 2 कर रहे हो, y की वैल्यू 2 नहीं शायद, मेरे को लगता है, हाँ 2 करने पर तो नहीं आ रहा ना, 2 करने पर 17 आएगा, आंसर 17 नहीं है ना। ठीक है, आंसर मान लीजिए आपको 17 नहीं मिला, अब क्या करना है, तो सर एक काम करो फिर, इससे y की जगह ना कुछ ऐसा नंबर बनाओ कि आपने 0 तो बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया, 0 बनाया, लेकिन 0 बनाने से आपका आंसर नहीं मिल रहा है, 0 बनाने से आंसर नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा नंबर बनाओ कि जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करो, 22 में 24 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को 22 में कितना प्लस करूं कि पीछे चलना है। देखो 24 से पीछे तो चलना होगा, अगर पीछे जाऊंगा तो कौन सा नंबर मिलता है मेरे को कि जहां पर आप 11 ले सकते हो, 11 बनाओ। 24 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को ये 11 मिल जाए, 24 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को 11 मिल जाए। तो एक काम करो, यहाँ पर मैं y की जगह अगर 7 रख के देखता हूँ, तो 22 और 7 मेरे पास कितना होता है, 29 होता है, ठीक है, 29 होता है। और 29 माइनस 24 कितना होता है, 29 माइनस 24, ये देखें तो सर ये 22 तो होता है ना, प्लस करने पर देखो एक बार, 7 और 2 14, 14 एंड 6 यहाँ पर 20 एंड दैट इज 22, और 22 में कितना प्लस करें कि आपका ये आंसर आ जाए
और ये 24 होता है, 7 एंड 7 14, 14 एंड 6 20 एंड 24, 24 माइनस अगर करें तो कितना आंसर निकालें सर? एक काम करो, इसको 0 से 17 कर लीजिए ना, सही रहेगा। क्योंकि अगर इसमें आप अगर 22 + 7 करोगे तो 29, और 29 माइनस 24 करोगे तो 5 रहेगा आपका राइट आंसर। और 5 शायद आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 इसमें पॉसिबल ही नहीं है 5 आए। और अगर y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होती है ना, y की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो कितना निकालें? चलिए एक काम कीजिए, इसका 17 कर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगे। आप इसमें 7 की जगह 17 कर लीजिए और आपका आंसर भी सही निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह से करिए इसको, क्योंकि ज़्यादा फिर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए 17 कर लीजिए, वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ जल्दी हो जाते हैं आपसे, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए तो थोड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो थोड़े से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप निकाल भी पाओगे। मेनली क्या होता है कि एग्जाम में एक ही रूल पूछा जाता है ना, एक ही टाइप का रूल पूछा जाता है, या तो 7 का या 11 का या 8 का। तो वहाँ पे आप इजीली कर लोगे, अगर 11 पूछेगा तो 11 का कर लेना, और 8 का पूछेगा तो 8 का, और नंबर भी नीचे दिया होता है। अभी जैसे और क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए सर, पर्सन संख्या 95 में देखिए, ये भी सर उसके जैसा क्वेश्चन है डेटो, तो थोड़ा सा आपको और यहाँ से अच्छा आ जाएगा। यहाँ से देखिए सर और बताते हैं, देखिए सर इन नंबर, आपके पास में एक नंबर दिया बहुत बड़ा सा, एक्स और वाई आपका इक्वल नहीं है, पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, दोनों बराबर नहीं है, 72 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 72 को क्या कर सकते हो सर? 8 × 9, है ना, 8 × 9 कर सकते हो, कि 9 8 से 72 होते हैं, 8 × 9 कर सकते हो। अब हमें एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके और फिर उसका अंडरूट बताना है। पहले तो नंबर देखिए, नंबर कौन सा है? 5y 5 8 8 4 8 0 5 x एंड 6। चलिए सर इस नंबर को लेके चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। देखो थोड़े से क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको आप कह सकते हो कि नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं स्टार लगवा दूंगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी स्टार नहीं लगवाया, लगा दूंगा। आपको इसको 72 से डिवाइड करना, मतलब कि 8 और 9 दोनों से डिवाइड करना है ना। पहले रूल ऑफ 8 कर ले, क्योंकि रूल ऑफ 8 इसलिए कर ले कि आपको अक्स मिल जाएगा लास्ट के 3 डिजिट से। तो आपके पास में अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 506 लिखो सबसे पहले, कि पहले मान लीजिए 5 अक्स और 6 है, इसमें 8 का करना तो 0 से स्टार्ट करें, 8 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 या 48, माइनस करोगे तो 2 एंड 26। सर इसमें तो डिवाइड ही नहीं होगा 26 में, नहीं सर ये छोड़िए सर, इसकी जगह 1 लिखिए, 516 लिखिए, 8 का अगर डिवाइड करेंगे तो वही 8 6 या 48, 48 में से अगर माइनस करते हैं हम तो हमारे पास में कितना रहेगा? 51 में से ये कितना रहेगा सर? 3 एंड 36, 36 में डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। तो 5 2 6 करिए, 8 का डिवाइड करिए, 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 6 या 48, 8 6 या 48, और 8 6 या 48, क्योंकि 8 7 जब 56 होता है ना, तो 56 तक तो यही चलेगा हमारे पास में। 48 करोगे तो 4 और 6, ये कितना आ जाएगा? 4 एंड 6, ये सॉरी एक सेकेंड, 40, ठीक है, ये 48 आ गया, और ये 46 का सर 46 में डिवाइड होता है इसका? नहीं सर 46 में डिवाइड नहीं होता। ओके आगे चलिए, 5 3 6 करिए, अगर मैं 5 3 6 करूंगा तो 8 6 या 48, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा? आपके पास में रहेगा दैट इज 5, और ये 56, सर 56 होता है, 8 7 जा 8 7 जा 56 होता है ना, तो सर यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा मुझे? इसकी जगह 3 लिखना पड़ेगा। जैसे 3 लिखूंगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये हमारा 8 का तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सर 9 की टेबल में। 9 क्या कहता है? 9 कहता है सभी नंबर्स का सम कर लो, 9 का डिवाइड होना चाहिए। तो 5 प्लस वाई प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। देखिए सर प्लस करके देखो, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 अगर आप करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा? 26 रहेगा। 26 और 4 दैट इज 30, 30 एंड 8 38, 38 में 0 प्लस करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 43, 43 एंड 3 दैट इज 46, 46 एंड 6 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 52, और 52 प्लस वाई और अपॉन 9। अब एक बात होता है, 52 में मैं कितना प्लस करूं? 52 में कितना प्लस करूं कि आपको ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा? सर 52 के बाद में प्लस करना है ना, तो 53 में नहीं होता, 54 में होता है सर, 54 में होता है, 54 में होता है ना। इसलिए सर y की वैल्यू आपके पास में कितनी लिख दूं मैं? 2 लिख दूं, क्योंकि 2 लिखोगे तो 54 बनेगा, और 54 में 9 का टेबल आसानी से होता है। तो अक्स और y की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अक्स की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 2। अब आपको क्या पूछा था? अंडरूट अक्स y की वैल्यू पूछी थी, मतलब अंडरूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना है आपके पास में? एक्स और वाई 3 × 2, तो 3 2 कितना होता है आपके पास में? 6,
ये कितना होगा सर आपके पास में √6 इसकी वैल्यू रहेगी, √6 इसका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले 8 का डिवाइड करना था, हमने 8 के लास्ट के 3 डिजिट से हमने पता कर लिया, पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, और ये जब बार बार करोगे तो आपकी हैबिट भी इसके हिसाब से हो जाएगी। फिर 8 के साथ बाद में हमने 9 का जो रूल था उसका यूज किया, उससे हमें y की वैल्यू मिल गई। अब 9 और 8 और 9 दोनों का रूल यूज करके हमने बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकाल लिया अक्स एंड वाई की। अब जैसे अक्स और वाई की जैसे आपकी वैल्यू निकल कर आ गई तो हम इसका आसानी से हम बता सकते हैं कि अंडर अक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर किया तो अंडर में ऐसा नंबर बन रहा है कि जिसका अंडर होता ही नहीं। 6 का नॉर्मली सीधा अंडर नहीं होता, किसी भी आप कह सकते हो इंटीजर नहीं होता है ना, पूर्णांक कोई भी नंबर नहीं होता, पॉइंट में आएगा तो हम वैसा नहीं करते, और हमें ऑप्शन भी मिल रहा है अंडर 6 का, इसलिए हम इस पे अंडर 6 ही रखेंगे। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए और पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर भी स्टार लिख लीजिए, क्योंकि दोनों आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, मैंने पहले लिख लगवा दिया था। दोनों आपके नए क्वेश्चन है तो दोनों को नया पैटर्न आपको सीखना है, इन क्वेश्चन के साथ में बार बार करोगे तब इनके जाके फेमिलियर हो जाओगे। चलिए सर एक क्वेश्चन फिर से उसके जैसा ही मिल गया, इसका मतलब प्रैक्टिस तो अच्छी करवाएं, करी हो ही जाएगी ना, इतने क्वेश्चन बार बार करोगे तो एक ही टाइप के। चलिए सर इस क्वेश्चन पे भी स्टार लिख लीजिए। यहाँ पर सर 44 का डिवाइड करना है और नंबर क्या है, नंबर हमारे पास में 15x 15y एंड 2, और इसको किससे डिवाइड करना है सर 44 से, और x प्लस y की आपको वैल्यू बतानी, 44 से विभाज्य है 44। अब आप देखते ही बता सकते हो कि सर 44 करोगे तो 11 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो, है ना। 44 आप कह सकते हो कि सर 11 मल्टीप्लाई 4 आसानी से कर सकते हो, और जब 11 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास में निकल जाएगा 11 मल्टीप्लाई 4। देखो सर अगर आप 11 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो तो रूल ऑफ 4 क्या कहता है, रूल ऑफ 4 क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट से एक नंबर बनाओ, है ना, और उसके अंदर y और 2 से उसके अंदर 4 का डिवाइड होना चाहिए। सर फिर से वही कहानी, y की जगह 0 लिखो, 2 1 लिखो, 2 लिखो। अब अगर मान लीजिए मैं 0 और 2 लेता हूँ उसमें 4 का डिवाइड करूंगा तो सर कभी पॉसिबल ही नहीं। अगर 1 और 2 लेता हूँ तो सर एकदम से पॉसिबल है, 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब y की जगह कितना आएगा सर 1 आएगा। अब रही बात सर 11 की, 1 5 x 1 1 एंड 2। 11 क्या कहता है कि आप इनमें एक छोड़कर एक को प्लस कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, इधर 5 1 और 2, और इधर आपका कितना आएगा माइनस कर दीजिए, इधर आप क्या कर दीजिए सर इसको माइनस कर दीजिए। एक्चुअली बताऊं क्या 11 का रूल क्या होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि तभी तो जीरो होंगे ना। अरे जीरो कब होगा, जीरो माइनस करने पर ही तो होगा ना, तो इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर जीरो होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि सर ये दोनों बराबर होने चाहिए इवन और ओड वाले, 5 प्लस 1 प्लस 2, ये आप करके देख सकते हो, इससे थोड़ा सा आंसर भी जल्दी आएगा। दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब सिंपल सी बात। अगर मैं एक बात कहूँ, हम क्या कहते हैं कि दोनों का माइनस करने पर जीरो आना चाहिए। जीरो कब आएगा, जब दोनों सेम होंगे तभी तो जीरो आएगा ना। तो ये भी तो लिख सकते हैं कि दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर रखने से क्या होता है कि इक्वेशन बन जाती है, और इक्वेशन बन के हमारा आंसर निकल जाता है। देखो सर अगर बराबर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5 6 और 9 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 6। और वैसे भी आप कर सकते थे कि अगर मैं इन सबको अगर प्लस करता हूँ इधर 1 प्लस एक्स प्लस 1, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2। अब देखो ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 5 और 6, और ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8। अब एक बात बताओ, 8 में से 8 माइनस करना, मुझे 0 लेके आना है, तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है, तभी तो आपका 8 बनेगा ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को बराबर लेके भी कर सकते हो। तो अक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, कितनी आ गई 6 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास पहले से थी, है ना। अब हमारे पास में x की वैल्यू तो है 6 और y की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा सर x प्लस वाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई बोले तो 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये कितना रहेगा सर आपका 7, इसका राइट आंसर रहेगा। आज वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आप कह सकते हो, मतलब अच्छे का मतलब है कि थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना, सिंपल सी बात है, ज्यादा मेहनत करना। इनको कल की क्लास से पहले पहले 2 या 3 बार सोल्व कर लेना, ताकि आपको पैटर्न एकदम अच्छे से माइंड में हो जाए क्लियर, हाँ सर ये ऐसा कुछ था ना। एक बार रिकॉर्डिंग को वापस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं सर, ये लो फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन में इस तरह इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए कि एक बार अगर एक क्वेश्चन कर लिया ना तो वो जब तक पूरा माइंड में नहीं फिट हो जाएगा तब तक वो आएगा आएगा। अब क्योंकि इतने ज्यादा कर ले तो आपको भी दिखाई देने लग गया होगा। सर फिर से वही बतानी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन चेंज हो गया। व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। मिनिमम बताओ एक्स की जगह क्या रखें, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जब इसके अंदर रखें तो ये 12 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाई 12। देखिए सर 5 1 7 एक्स 3 2 4, और इसके अंदर हमें डिवाइड करना है सर 12 का, किसका डिवाइड करना है 12 का। 12 को किस में डिवाइड होगा,
4 मल्टीप्लाई 3। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, सर इसकी जगह तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो हो रहा है डिवाइड 24 में। 3 का देख लो, 3 क्या कहता है कि सभी डिजिट्स को प्लस करो, 5 प्लस 1 प्लस 7, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, और उसमें डिवाइड किसका होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। चलिए प्लस कीजिए, 5 और 1 6, 6 एंड 7 अगर बात करें तो दैट इज 13, 13 एंड 3 16, 16 एंड 2 18, 18 एंड 4 दैट इज 22, 22 प्लस x अपॉन 3। अब अगर तो 22 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है सबसे पहले कि जो मैं x की जगह रखूं और वो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर 1 लिखो तो 23, 2 लिखो तो 24। हाँ सर, 22 प्लस 2 लिखोगे तो 24, और 24 3 को डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास में कितना आएगा, मिनिमम जो वैल्यू वो कितनी रहेगी सर, इसकी 2 मिनिमम वैल्यू रहेगी। 2 सबसे न्यूनतम मान है जो इसकी अगर आप x की जगह पुट करते हो, है ना, अगर आप x की जगह रखते हो तो वो नंबर पूरा आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो डिवाइड ऑब्वियसली पहले से ही है, लास्ट में 24 आ रहा है, तो हमें केवल 3 का पता करना था और हमने आसानी से 3 का वैल्यू यहाँ से पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 98, वो क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 98 एक उससे भी ज्यादा एक नया पैटर्न इसमें सीखने को मिलेगा, और इसमें अंदर आपको थोड़ी और ज्यादा थिंकिंग लेवल आपको समझनी होगी, इसलिए ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें और ज्यादा आपको थोड़ा सा ज्यादा इसको सोल्व करना होगा। क्वेश्चन समझिएगा, केवल ये समझ आ जाएगा तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे साथ साथ पढ़िएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स यानी डिजिट्स का सम करना है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है, 2 अंक की एक संख्या है, उनके डिजिट्स का सम करना है, वो किसके इक्वल है, इज 1/7 ऑफ दैट नंबर, उसी संख्या का कितना है, 1/7 है, 1/7 ऑफ दैट नंबर। 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के अंकों का आपको योग करना है, वो अंकों का योग उस संख्या का ही 1/7 है, यानी कि वो जितनी संख्या है उस संख्या का ही 1/7 है। द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10th डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, 4 लेस देन है 10 डिजिट, यानी कि जितनी 10th डिजिट है उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो कौन सी आ जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी। इफ द बोथ डिजिट्स, इफ द बोथ डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, अगर आप उन दोनों डिजिट्स को रिप्लेस कर देते हो, यानी इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर कर देते हो, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 7, और उसके बाद में इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर विल बी, तो बताओ कि सर रिमाइंडर क्या रहेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है, पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद में यदि अंकों को उल्टा करने पर, यानी उनको अगर आप उलट देते हो तो, और उसके बाद में उसको 7 से विभाजित करते हो तो उसका शेष पर क्या होगा, आपको ये बताना है। एक शानदार क्वेश्चन है, मैं एक एक पॉइंट धीरे धीरे इसके अंदर मैं आपको कुछ नई बातें सिखाऊंगा, है ना, उनको समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में 2 डिजिट नंबर है, एक 2 अंकीय, एक 2 अंकीय संख्या है, एक आपके पास में 2 डिजिट नंबर है। देखिए सर, सबसे पहले मैंने ये 2 डिजिट नंबर लिखा, ठीक है। एक मान लेता हूं कि मैं यहाँ पर आपको दोनों जो डिजिट्स है, एक को अक्स ले लेते हैं और एक को वाई एज्यूम कर लेते हैं, यानी एक डिजिट आपका अक्स है और एक डिजिट आपका वाई है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप डिजिट्स तो आप अक्स और वाई मान लोगे, डिजिट्स तो आपका अक्स और वाई हो जाएगा, लेकिन अगर इन डिजिट से मिलाकर अगर आपको नंबर पूछे ना, अगर आपको नंबर पूछे, अगर आपको संख्या पूछे, तो कभी भी अक्स वाई मत बता देना। संख्या अक्स वाई नहीं होगी, ध्यान रखना, संख्या अक्स वाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अक्स है ना वो 10th डिजिट पे है, दहाई के अंक पे है, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10x प्लस वाई होगी, ये कितनी नंबर होगी, ये नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। याद रखना आज के बाद में कि अगर मान लीजिए आपको 2 डिजिट्स पूछे तब तो कौन से हो जाएंगे, अक्स एंड वाई, और अगर इनसे मिलकर नंबर पूछेगा तो 10x प्लस वाई होगा। अगर 3 डिजिट पूछे तो अक्स वाई और जेड तो डिजिट्स हो जाएंगे। जब इनको करोगे तो 100x, क्योंकि वो 100 पे सैकड़ा पे है, और 10y और प्लस कितना होगा सर, जेड होगा। इस बात का ध्यान रखना, नंबर ऐसे बनता है, डिजिट्स ऐसे होती है, तो होती है डिजिट्स, और ये हमारे पास में नंबर्स। ये ध्यान रखना, ये इसलिए सिखाए क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जहां आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ डिजिट्स कौन सी है और इन डिजिट से मिलकर नंबर कौन सा बनता है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि नंबर भी एक्स वाई होगा, नंबर भी एक्स वाई होगा, लेकिन नंबर एक्स वाई नहीं होता, क्योंकि वो 10th डिजिट पे, तो नंबर 10x प्लस वाई होगा। इसी तरह सैकड़ा वाले आ जाए 3 डिजिट्स का तो 100x प्लस वाई 10y, और उसके बाद वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ध्यान रखना, ये बात अब शायद आपको याद रह जाएगी। इस तरह हमें डिजिट्स तो इस तरह से होते हैं और डिजिट से नंबर बनेंगे, उनको हमें उस जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। चलिए सर, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद तक कर लिया। सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का जो योग करो।
चलिए सर डिजिट्स का सम करते हैं, यानी कि x प्लस वाई डिजिट्स ये है वो नंबर है ना, ये नंबर ये किसके इक्वल है 1/7 ऑफ दैट नंबर, उस संख्या का 1/7 है। ये इक्वल किसके है, ये जो नंबर आपके पास में 10x प्लस वाई है इसका कितना है सर, ये 1/7 है, इसका कितना है 1/7 काया ऑफ मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स का जो सम है x प्लस वाई वो इस नंबर जो आपके पास में 10x प्लस वाई जो आपके पास में नंबर है ना, इस काया ऑफ 1/7 इसका 1/7 है, इसका 1/7 है, ये हमने लिख दिया। अब एक बात बताइए, ये जो 7 इसके डिवाइड में ना पूरा, अगर मैं एक बात से देखना चाहूँ तो इसको ये भी तो कह सकता हूँ ना कि 10x प्लस वाई अपॉन 7 है, और इधर कितना है x प्लस वाई, ये आपका ब्रैकेट में रखो। अब 7 जो आपके पास में इधर डिवाइड में है वो उधर अगर मैं मल्टीप्लाई में भेज दूँ तो, अगर मल्टीप्लाई भेज दूँ तो कोई इश्यू नहीं है, ये किसके साथ में आ जाएगा, इधर 7x प्लस वाई आ जाएगा, और ये इधर क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए जो 7 आपके बाहर मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल कर आता है, यहाँ से हमारे पास में बनता है सर 7x प्लस वाई, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। 7x प्लस कितना हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब देखो एक फैमिली है x की और एक फैमिली है y की, तो y वालों को एक तरफ भेज दो, x वालों को एक तरफ भेज दो। अब देखो मैं किसको किधर लाऊं, अगर मान लीजिए मैं 10x को इधर लेके आता हूं तो माइनस का बन जाएगा ना, तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं काम करता हूँ कि 7x को उधर ले जाता हूँ ताकि 10x में से माइनस हो जाए, क्योंकि प्लस का तो माइनस का होगा 7y, और ये y कहाँ आ जाएगा सर हमारा इधर आ जाएगा, तो उधर प्लस का तो इधर माइनस का, इधर ये 10x है, उधर से आगे क्या बन जाएगा 7x बन जाएगा। ये हमारे पास में 6y है और ये हमारे पास में कितना है 3x है, तो 6y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 3x, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर संख्या 1 हमारे पास में रहेगी। देखो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि पहली टाइम सोल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हो, पहली बार सोल्व कर रहे हो, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार सोल्व कर लेते हो इन्हीं को, तो आपको ये फिर छोटा होने लग जाता है, क्योंकि फिर स्टेप्स आपको जल्दी जल्दी याद भी होने लग जाती है, इसके बाद में ये स्टेप है, इसके बाद में ये स्टेप है। इसलिए देखिए सर पहला इक्वेशन आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। अब हमें और क्वेश्चन में हिंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट ये दिया हुआ है कि जो यूनिट डिजिट है ना, वो आपका लेस देन 4 लेस देन 10 डिजिट है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। आपको x और y में आपने इसके डिजिट्स दिए थे ना, इकाई का अंक कौन सा है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसका जो इकाई का अंक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर इसका जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इकाई का अंक आपका क्या लिखा हुआ है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यूनिट डिजिट इज लेस देन 4 लेस देन 10 डिजिट। ओके, तो ये कौन सा है, इकाई का अंक y है, ये क्या है कि दहाई का जो 10 डिजिट है इससे 4 लेस देन x माइनस 4 है, ध्यान रखना। तो क्या हो गया y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 4, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो सर दोनों इक्वेशंस की हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पहला इक्वेशन आपके पास में क्या था 6y इक्वल्स टू 3y, 6y इक्वल्स टू 3x, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आपके पास में, ये है y इक्वल्स टू x माइनस 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बात देखिए, आपको y की वैल्यू मिल गई ना कि y की वैल्यू ये रहेगी, तो क्यों ना मैं y की वैल्यू इसमें रख दूं, अरे y की वैल्यू आपको तो मिल चुकी है कि y इक्वल्स टू x माइनस 4 है, तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा 6 ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए, वन वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए, केवल एक ही चर की समीकरण चाहिए, ताकि मैं उसको सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकता हूं। जब तक आपके पास में किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 चर होंगे, यानी कि 2 अलग अलग फैमिली होगी, तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते हो। पूरी इक्वेशन में सेम फैमिली होनी चाहिए, ऐसे समझ सकते हो, वेरिएबल का फैमिली कह सकते हो, तो पूरी इक्वेशन में सेम फैमिली होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक तो y था एक x था, यहाँ पर 2 फैमिली है, अब इन 2 फैमिली को मैं एक फैमिली कैसे बनाऊं, तो सेकंड इक्वेशन के पास में पता चला कि y को मैं x माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने y की जगह x माइनस 4 लिख के अब इसको एक फैमिली बना दी। 6 आपका दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6x माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। एक काम करता हूँ 3x को इधर लेके आ जाता हूँ, 24 को उधर भेज देता हूँ, तो 6x इधर माइनस का 3x अपनी फैमिली के पास में आ गया, ये उधर चला गया। 6x में से 3x अगर माइनस करते हो, यानी कि 6 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स माइनस कर देते हो, तो आपके पास में कितनी आ जाएगी 3x आ जाएगा, और ये आपके पास में 24 आ जाएगा। 3 को उधर डिवाइड में भेज दूं, क्योंकि अक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, तो अक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 8, यानी अक्स का मान आपको कितना मिल गया सर 8 मिल गया। अगर मान लीजिए अक्स की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू 8 माइनस 4 करके y की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ ना। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, अक्स की जगह 8 रखो, माइनस 4 करो, और माइनस 4 करने पर आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4। तो अक्स और y की दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब क्या पूछा है,
उसके अंकों को उलट दो, अंकों को क्या कर दो, उलट दो। चलिए सर, इसके बाद में कहा कि इसके अंकों को उलट दीजिए। हमें ये पता चल चुका है, हमें देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, इसको एक काम कीजिए, एक बार केवल देख लीजिए मेरे साथ, और फिर इस क्वेश्चन को ना 2 बार वापस से इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, तब जाकर ये आपको माइंड में पता चलेगा, फिर 2 बार अपने हाथ से मिलाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार में नहीं सुनोगे ना, तो ये आपके सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, और मैं अगर रिकॉर्डिंग आपको मैं नहीं करके दूंगा तो आप वापस क्या देखोगे, है ना। थोड़ा सा इसलिए मेरे साथ साथ कोशिश करो, कोशिश नहीं करोगे तो पहले हार मान जाओगे, पहले हार नहीं माननी है। अब यहाँ से देखिए सर, देखो एक्चुअली बताऊं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी जो थिंकिंग बिल्ड है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओ, कैलकुलेशन आपकी बेटर हो जाए, इसलिए आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन भी करने चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन से फेमिलियर हो तो वहां पर इजी क्वेश्चन कर पाओ। अगर आप इजी क्वेश्चन कर रहे हो और हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। हार्ड क्वेश्चन और इजी दोनों कर रहे हो तो आपको वहां पे एग्जाम में इशू नहीं रहेगा। यहाँ पर सर आपके पास में अक्स और वाई के अंदर ये लिखी हुई थी, तो अक्स की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में, अक्स की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गया 4 आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको उलट देता हूँ, चलो इन दोनों को पलटी लगा दो, तो ये 4 तो 8 की जगह, 8 4 की जगह, तो 48 बन गया आपके पास में, नंबर कौन सा बन गया 48, और 48 को 7 से डिवाइड करना है, करो सर 7 से डिवाइड। अगर 48 को 7 से डिवाइड करते हो आप, अगर आप 48 को 7 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 होता है ना, और 7 7 जा तो 49 होता है, तो 42 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6, क्या इसके बाद में डिवाइड हो सकता नहीं, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना सर आपके पास में 6 रहेगा, रिमाइंडर या शेषफल आपके पास में कितना रहेगा सर 6 रहेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर या शेषफल कितना था सर इसका 6 था। थोड़ा सा लेंदी नहीं, थोड़ा ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को समझना, मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को वापस आपको करवाऊंगा 98 को। रीजन है क्योंकि जब आप पहले से देख के आओगे इस क्वेश्चन को 2 बार आप सोल्व करके आओगे, और फिर मैं कल इसको वापस बताऊंगा, तब जाकर आपको सब कुछ पैटर्न्स धीरे धीरे दिखने लगेंगे। देखो कोई भी अगर आपको कुछ याद नहीं हो तो उसको बार बार देखो, धीरे धीरे उसके पैटर्न्स याद होने लगेंगे, है ना। लेकिन एक बार के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें दिया होता है कि नंबर है अक्स और वाई, हमने ज्यूम किया उसके नंबर, ये तो आपके डिजिट्स है, डिजिट्स को अगर नंबर बनाते हो तो ध्यान रखिएगा जो जिस नंबर में प्लेस पे होता है उसको उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x प्लस वाई आपका नंबर हो गया। ये कहा कि दोनों का डिजिट्स का जो सम है उस नंबर का 1/7 है, ठीक है, 7 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x और 7y बन गया। हमें पता चला कि दोनों अलग अलग फैमिली को अपने अपने फैमिली के पास में भेज दो, 7 को उधर भेज दिया 7x को, और y को इधर लेके आ गए, तो 6y = 3x आपके पास में रहा। तो पहली इक्वेशन हमें इस तरह से बन गई। सेकंड इक्वेशन हमें हिंट दिया हुआ था कि यूनिट डिजिट इज लेस देन टेंस डिजिट, इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम है। हमने इसी का यूज किया कि अक्स और वाई आपका यूनिट और टेंस और यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट y = लेस देन 4, अक्स -4 हो जाएगा। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन हो चुकी, हमारे पास में 2 वेरिएबल्स है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, मतलब आपके पास में 2 फैमिली है, एक इक्वेशन में आपको एक फैमिली में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से पता चला है कि y की वैल्यू x-4 है, तो क्यों ना इस x-4 को y की जगह रख दे, हमने y की जगह x-4 रख दिया। हमने देखा कि पूरे इक्वेशन एक ही फैमिली में कन्वर्ट हो गए, 6 इससे x से मल्टीप्लाई हुआ 6x, 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ 24, 24 को उधर भेजा, 3 को इधर लेके आए, तो 3x = 24, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब अक्स की वैल्यू कहाँ रखूं कि मैं y की वैल्यू मिल जाए, तो सर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, 8 - 4 कितना आ जाएगा 4, ये लो सर y की वैल्यू आ गई। अब हमें नंबर भी मिल गया 84, तो नंबर तो कौन सा था 84 था, क्योंकि अक्स की जगह 8 y की जगह 4 तो 84। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि नंबर्स के रिप्लेस कर दो डिजिट्स को, और फिर उसके बाद 7 का डिवाइड करो, हमने रिप्लेस किया 48, 48 में 7 का डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 6, आपका रिमाइंडर रहा 6, आपका शेषफल रहा। तो मुझे लगता है कि अब कुछ 50% और समझ में आ गया होगा, बाकी 50% आप रिकॉर्डिंग देख के समझना, और मैं एक बार इसको कल वापस से रिवाइज करवाऊंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99, उससे भी थोड़ा सा उतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक आपको फिर से एक नया पैटर्न में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, यहाँ पर आपको कुछ सोचना होगा खुद से कि तब ये क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। if n integers if n integers are divided by 7, n को इंटीजर है जो आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर इज 3, और उसका रिमाइंडर कितना रहता है सर हमारा 3 रहता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 7, 6n इज डिवाइडेड बाय 7, यदि n कोई पूर्णांक है जो आपका 7 से विभाजित किया जाता है, तब तो शेषफल कितना बचता है 3, और यदि यहीं पर 6n को अगर 7 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना रहेगा ये बताओ। देखो सर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, याद होगा आपको। ये है सर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस क्या रहेगा सर हमारे पास में शेषफल रहेगा। ठीक है, हम केवल इसी का ही यूज करेंगे। देखिए सर कैसे, सबसे पहले आपको डिविडेंड कितना है, यहाँ पर भाज्य कितना है सर, एन में आप डिवाइड कर रहे हो, किसका डिवाइड कर रहे हो, 7 का, तो एन तो आपका डिविडेंड या भाज्य है। डिवाइड किसका कर रहे हो, वो डिवीजन या भाजक होता है 7 का। क्वेश्चन आपको नहीं पता, रिमाइंडर आपको पता है सर कितना रहेगा सर 3। तो मैं क्यों ना क्वेश्चन को अक्स अज्यूम कर लूं कि मान लेते हैं क्वेश्चन आपका अक्स है। ठीक है, अब एक काम करो, क्वेश्चन क्या कहा कि 7 का अगर इसमें डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 3 रहता है। तो ऑब्वियसली बात ये भी तो कह सकते हैं ना कि 7 को मैं अगर उससे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें अगर 3 प्लस कर दूं तो नंबर वही रहेगा, नंबर n बनेगा ना। तो एक काम करो, मैं अक्स की जगह कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, अक्स की जगह कितना भी मान सकता हूँ। और फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 6n से अगर इसको डिवाइड करता, 6n को 7 से डिवाइड करता, क्वेश्चन हमें नहीं पता, तो यहाँ पर बताइए कि रिमाइंडर कितना रहेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप अक्स की कुछ वैल्यू निकाल लो, है ना। अक्स को आप कुछ भी मान सकते हो, अक्स को सबसे पहले 1 मान लेते हैं। अक्स को कितना मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 2 हम ले लेंगे, एक तो ले लेंगे अक्स बराबर 1 और एक लिख लेते हैं सर अक्स बराबर 2। चलिए सर, अगर अक्स अक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं, तो n कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 14 और प्लस 17, तो कितना आ गया 17। ठीक है, अब 6n बताओ, 6n कितना रहेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 17 रहेगा, तो 17 6 से कितना होता है 102। 17 मल्टीप्लाई 6 कितना रहता है सर हमारे पास में 102 रहेगा। और एक और, अब यहां से देखिए सर, यहां से अगर आप बात करोगे तो यहाँ कितना रहेगा 102। अब इस 102 ये आपका नंबर बन गया ना, 6n कितना आ गया सर 102, 102 आ गया ना आपके पास में। इसमें सर 7 का डिवाइड करो, करो सर 7 का डिवाइड कितना रहेगा आपके पास में क्वेश्चन, 7 वन जा 7 माइनस 3 32 और 7 4 जा 28, 28 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा सर 4। आपके पास में 4 रिमाइंडर रहेगा, कितना रहेगा 4। क्या सर यही 4 यहाँ पर रहता है कि 2 लेने पर, इसका मतलब फिर आपका सही है। अगर आपका n की वैल्यू में 2 लेता हूँ, ओके मैंने 2 से तो बना दिया ना, 2 से तो इधर कर दिया, इधर 1 से करते हैं चलो। 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कितना रहेगा, 7 और 3 10 रहेगा। ठीक है, 6n की अगर मैं बात करूँ तो 6 मल्टीप्लाई 10 रहेगा, तो कितना हो जाएगा सर 60। तो 6n इस बार मेरे पास 60 है, 60 में 7 का डिवाइड करके देखो कितना रहेगा, और 60 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो 8 7 से 56 और 56 माइनस करेंगे तो 4। देखो सर यहाँ भी 4 आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना रहेगा 6n से डिवाइड करने पर 4 आपका रिमाइंडर रहेगा, 4 आपका क्या रहेगा सर शेषफल रहेगा। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपको डिविडेंड वाले फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर रह रहा हो, तो हमेशा डिविडेंड वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। जो भाज्य भाजक वाला फॉर्मूला है या सूत्र है उसको आप लिख लीजिए, है ना, उसको आप लिख लीजिए। और उसको जैसे हमने यहाँ पर नोट डाउन किया तो हमें पता चला कि 7 से डिवाइड करना है, एन को कर लिया। 7 मल्टीप्लाई अक्स है, क्योंकि अक्स क्वेश्चन हमें पता नहीं भागफल, प्लस कितना कर देंगे सर हम 3, आपका रिमाइंडर पहले से दिया हुआ है। हम उसके बाद में कहा कि यहीं पर अगर 6n से इसको डिवाइड करते हैं हम, अगर 6n को 7 से डिवाइड करते तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा, तो वही बात हमने लिख ली कि 6n को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना, तो डिवीजन है, क्वेश्चन हमें पता नहीं है, ये रिमाइंडर पता करना है। तो क्यों ना पहले मैं अक्स की वैल्यू एक बार 1 अज्यूम कर लूं और अक्स की वैल्यू एक बार 2 अज्यूम कर लूं। मैंने दोनों अज्यूम करके देखा कि दोनों टाइम आपका जो रिमाइंडर है, n की वैल्यू यहाँ पर 17 बनी, n की वैल्यू यहाँ पर 10 बनी। अब n अगर आपका 17 है तो 6n कितना हो जाएगा, अरे n से तो बन रहा है ना 6n, तो कितना आ जाएगा 102। 102 में 7 का डिवाइड किया, पता चला कि सर रिमाइंडर 4 आ रहा है। जब 1 हमने रख के देखा तो 10 आया, 10 से 60 बना, तभी आपका रिमाइंडर कितना है 4 है। इसका मतलब कि सर आप अगर 7 से कितना भी डिवाइड कर लो 6n को, आपका रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा सर, हमेशा रिमाइंडर आपका 4 ही रहेगा। रिमाइंडर कितना रहेगा 4 ही रहेगा। रिमाइंडर हमेशा शेषफल कितना रहेगा 4 आपका शेषफल रहेगा। कितना रहेगा सर हमेशा शेषफल, आपका शेषफल हमेशा आपका 4 रहता है। एक और आपकी इसकी छोटी सी ट्रिक याद बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए n आपका एक नंबर था, है ना, उस n में जब आप 7 का डिवाइड कर रहे थे, n में जब आप 7 का डिवाइड कर रहे थे तो आपका रिमाइंडर कितना था सर, रिमाइंडर था हमारे पास में 3। रिमाइंडर कितना था 3। अब आपको क्या करना है कि सर इसको आपको 6n बनाना है, 6n में, और उसके बाद में क्या करना है सर 7 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 6n में इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 का डिवाइड कर दो, तो भी आपका आंसर कितना आएगा सर, आपका आंसर
4 ही आएगा, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिमाइंडर को आप n मान सकते हो। रिमाइंडर को क्या मान सकते हो सर, आप n अज्यूम कर सकते हो कि n की जगह में रिमाइंडर जितना है उतना ही रिमाइंडर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। लेकिन मैं इसको आपको कहूंगा नहीं कि ये यूज करो, आप ये यूज कीजिएगा बेसिक, कभी आपका गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। आप जरूर नहीं कि 2 मानो, आप एक भी मान के कर सकते हो कि ओनली 1 माना, 1 अज्यूम किया और उसका रिमाइंडर निकाल सकते हो, है ना। 1 अज्यूम करके भी आप उसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो भी डिटो इसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 भी डिटो इसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारे पास में इसके जैसा ही क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 100, उसको भी देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है कि एक इंटीजर है जो आपके पास में n एक इंटीजर है जो डिवाइडेड बाय 8 है। n को डिवाइड 8 से करना है, रिमाइंडर आपका 3 रहता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n - 1 इज डिवाइडेड बाय 8। n को 8 से भाजित करते हो तो 3 शेषफल बचता है। 6n - 1 को अगर 8 से विभाजित करते हो तो शेष कितना बचेगा। अब सबको पता है कि सर अगर n है, n नंबर है, 8 से आपने डिवाइड किया, हमें इसको अक्स अज्यूम कर लेते हैं और शेषफल कितना रहा, रिमाइंडर कितना रहा 3। ओके, आपको क्या करना है, 6n - 1 को आपको 8 से डिवाइड करना है। इसको चलो मैं आगे लिख लेता हूँ ना, पूरे को आगे लिख लेता हूँ। देखिए ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप अगर मान लीजिए 6n - 1 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो आपको बताइए कि रिमाइंडर आपके पास में कितना रहेगा। देखो दोनों टाइम डिवाइड 8 से करवा रहा है, सेम नंबर से डिवाइड करवाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिएगा सर, सबसे पहले मैं अक्स की जगह अगर 1 अज्यूम करता हूँ तो आपका n कितना मिलेगा, आपको n मिलेगा 8 × 1 + 3, तो कितना रहेगा, n = 11, 11 रहेगा। अगर मान लीजिए इसके बाद में मुझे 6n - 1 निकालना है, क्योंकि नंबर तो पता करना पड़ेगा ना, 6n - 1 कितना है, तो 6 × 11 - 1 तो 65 आ जाएगा ना। 60 × 61 66 और -1 65 आ जाएगा। अब इस 65 में 8 का डिवाइड कर दीजिए, कितना रहेगा। अगर मैं 8 8 जा 64 रहेगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, और ये 1 ही आपका क्या है सर, रिमाइंडर है। देख लीजिए, अगर आप x = 2 लेके देखते हो ना, तो भी आपके पास में आंसर वही आएगा। देखिए देखो, अगर x = 2 लेता हूं मैं, तो उधर आपके पास में कितना था, n = 8 × 2 + 3 था ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, n = 19 है। तो 6n - 1 बताओ कितना आएगा, 6 × 19 - 1, 19 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 114 - 1 तो कितना आएगा, 113। इस 113 में 8 का डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आता है, 8 1 जा 8, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 33, 8 4 जा कितना होता है 32, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं देखो दोनों क्वेश्चन करने से मैं क्या पता चला कि सर हमें जरूरी की 2 वैल्यू रखे, आप अक्स की जगह केवल 1 वैल्यू लिख सकते हो, और अक्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप अक्स मान सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर और डिविजन तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको डिविजन दिया हुआ होगा और रिमाइंडर आपको दिया हुआ होगा। आप अगर इसको नंबर फाइंड आउट करना है तो अक्स की जगह 1 लिख के देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका जो क्वोशिएंट है या भागफल वो आपका 1 आ रहा है, तो आपकी नंबर मिल जाएगी। वही नंबर से फिर ये वाला नंबर निकाल लीजिए और इस नंबर को निकाल कर आप उसमें भी 8 का डिवाइड करके आप अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन आप दोनों क्वेश्चन पे स्टार लगा सकते हो। और इस तरह से आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद में बाकी जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से हमारे लेंथी क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगा इन क्वेश्चंस में, और लेकिन लेंथी थे इसीलिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखो सिंपल सी बात है, टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब ज्यादा सीखने को मिला है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है इन क्वेश्चंस के ऊपर। इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा मेहनत करोगे, 2 से 3 बार इनको सोल्व करोगे। आज केवल आप 81 से 100 तक की क्वेश्चन सोल्व करना और 2 बार सोल्व कर लेना। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन करते हैं हमारी कल की क्लास में। थैंक यू।